आज 20 दिसंबर 2022 को दिल्ली के नांगलोई राठी बिल्डिंग में स्थित जनशक्ति स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव बैंक द्वारा लोगों के करोड़ों रुपए हजम करने का मामला सामने आया है, जहां बैंक द्वारा बनाए गए अलग अलग स्टेट में सैकड़ों एजेंट जिन्होंने बैंक द्वारा चलाए गए चेन सिस्टम द्वारा लाखों गरीब लोगों के पैसे बैंक में जमा कराए। सभी लोगों ने दिल्ली में स्थित जनशक्ति मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव बैंक के नांगलोई स्थित हेड ऑफिस आकर नारेबाजी की व लोगों के पैसे वापस देने का आग्रह भी किया। आपको बता दें, बैंक के धोखाधड़ी का मामला तकरीबन 2 साल से चल रहा था। परेशान लोगों ने लगातार थाने, गृह मंत्रालय, नेताओं के पास जाकर शिकायत भी की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सभी इस घिनौने अपराध में शामिल हैं। आज भी इतने लोगों के साथ फ्रॉड होने के बावजूद पुलिस बैंक पर कार्रवाई करने के बजाय बैंक अधिकारियों के चौकीदार मात्र बनकर खड़ी थी। यह एक मामला नहीं कोऑपरेटिव बैंक का, इनके एंड हमेशा बड़े फ्रॉड के साथ होते हैं। फिर भी ऐसे बैंक क्यों बनाए जाते हैं, इन्हें लाइसेंस क्यों मिलता है? यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसे बैंकों से जनता का बचना चाहिए। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट कैमरामैन मारी दास के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं नांगलोई में और यहां पर एक बैंक है जो कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें कुछ हुआ है। तो आइए जानते हैं, यहां पर ये मौजूद है हमारे साथ में। तो क्या हुआ है सर? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नवीन चंद तिवारी है। तो क्या हुआ है यहाँ पर? मैं ये जनशक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें मैं 8 साल से कार्यरत हूँ। इनके द्वारा मैं पिछले 2020 में उड़ीसा में मेरी ब्रांचें थी और टीम थी, जिसके कारण मैंने 88 करोड़ रुपया मेरी टीम ने यहाँ जमा किया, जो इन्होंने रिटर्न नहीं कर रहे हैं। और इनके कारण मैं उड़ीसा में 1 साल जेल में रह के आया। जनशक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी का इन्होंने बोला कि ये डायरेक्टर है, ये सब कुछ है। 1 साल मेरे जेल में रख करके आया और मेरे बच्चों को इन्हें बेघर कर दिया और इन्होंने मेरी पूरी पब्लिक का पेमेंट नहीं दिया, जिसके कारण मैं इतना परेशान हूँ। मैं खुद सुसाइड करने के लिए तैयार था। इन्होंने आने के बाद बोला कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, आपके सभी लोगों को पैसा देंगे। मेरे ससुराल में रिश्तेदार सब टूट चुके हैं, मेरे भाई बहन सब टूट चुके हैं। इनके कारण मेरे साले ने सुसाइड का वो करके एसपी साहब बागेश्वर, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में उन्होंने लिख करके दिया कि आप सुसाइड मत करो, नहीं तो मेरे साला सुसाइड करने जा रहा था। उसकी गाड़ी छीन दी, उसका मकान छीन दिया, उसके सारी प्रॉपर्टी को बेघर कर दिया, उसको घर से, गांव से निकाल दिया गया। और ये लोग पेमेंट नहीं दे रहे हैं 2 साल से। ये लोगों को आजकल करते हुए, और इनके पास पेमेंट नहीं है। इनके बैंक अकाउंट में कहते हैं कि हमारे बैंक में 5 करोड़ रुपया है, इनके बैंक में केवल 5 करोड़ है, देनदारी है 200 करोड़। तो ये लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। आए दिन जो है यहाँ पे पुलिस आती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इसमें प्रशासन का भी यहाँ पे हाथ है। जो यहाँ के सांसद हैं, कहते हैं कि ये सांसद जो है हमारा दामाद है, इसलिए यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये नांगलोई थाने में पुलिस, इनके आए दिन पुलिस कहती है कि भाई हम कोई कंप्लेंट नहीं लिखेंगे, आपने पैसे जहाँ जमा करके वहाँ करें। प्रशासन का भी पूरा इसमें हाथ है, जिसमें प्रशासन ने, मेरी वाइफ जब आई थी, थाने गई थी, उन्होंने कहा था कि मैं सारा खर्चा हम लोग करेंगे, और 1 रुपया खर्चा नहीं करा। वहाँ पर मेरे 6 लाख रुपया, मेरी गाड़ी बेच करके मेरी वाइफ ने 6 लाख रुपया वहाँ डिपॉजिट किया। आप इतने दिन से इसमें कार्यरत हैं और आपको सारा पता होता है कि भाई इतनी दिन से कंपनी में किस तरीके से चल रहा है, क्या परेशानियां चल रही हैं। तो आपने उस समय आपने क्यों नहीं उजागर किया कि आज इतने दिन बाद जब लोगों के पैसे यहाँ पर इस बैंक में डूबे हैं, तो उस टाइम पे आप बोले हो, तो आपने क्यों नहीं पहले उजागर किया? क्योंकि पता होता है सर, 2 साल जब तक हम लोग कार्यरत थे, काम कर रहे थे, जब मैं उड़ीसा में गया, उड़ीसा में जाने के बाद जब मैं वहाँ अरेस्ट हुआ, तो इन लोगों ने लोन के कारण, लोन की फाइल चार्ज, इन्होंने कई लाख रुपया लोन के फाइल चार्ज ले लिए और लोन ना दिए। इन्होंने यहाँ से यह कहा कि तिवारी ने जो है लोन रिजेक्ट कर दिया आपका, जो कि मेरा कोई रोल नहीं था। उसके बाद इन्होंने मेरे टीम, ऑल टीम्स, दिल्ली में मेरे 1000 से ऊपर की टीम है, जो ब्रांचेज हैं दिल्ली में, सारे मेरे अंडर में थे। इन लोगों ने बोला, जब 2020 में, तब तक सही चल रहा था, जब 2020 में मैं चला गया, मेरी टीम ने काम करना बंद कर दिया। आपको जब इतने दिन से यहाँ पे कार्यरत, तो आपको कितने सैलरी वगैरह मिलती थी? यहाँ पर कितनी मिलती थी? 2 साल से इन्होंने सैलरी नहीं दी। उससे पहले जो हमारा कमीशन होता था, कमीशन 1 लाख प्लस होता था, उसमें से भी ये कभी पेनल्टी काट करके फंड कटता है, ये कटता है, वो कटता है। आज तक कोई फंड नहीं मिला, कोई फंड नहीं मिला और नहीं कुछ, और सैलरी 2 साल से कोई सैलरी नहीं दी।
एक बात बताओ, जब कोई एम्प्लॉय अगर 1 महीने काम नहीं करता, अगर सैलरी नहीं मिलती तो उसकी आवाज बुलंद हो जाती है। 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद। क्या आपको इतने दिन से 1 साल 2 साल हो गए और सैलरी नहीं मिल रही, तो आपने क्यों नहीं आवाज उठाई, क्यों नहीं कंप्लेंट करी? सर, नागलोई थाने में करीब 2020 से, मेरी वाइफ का नाम नीमा तिवारी है, उसने कई 50 बार 100 नंबर कॉल किया, 100 नंबर पुलिस आई, थाने तक जाते हैं और सुनवाई खत्म। ये जो बैंक था, जो कोऑपरेटिव बैंक था, कहाँ से रजिस्टर्ड होता है? ये MSCS मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड के बाद में जब ये प्रॉब्लम कब से आनी शुरू हुई है? आपको क्या लगता है कि आपको कब से ये प्रॉब्लम फेस करना शुरू हुआ है? ये 2020 से दिसंबर से ये फेस कर रहे हैं हम लोग। कई लोगों ने इसमें सुसाइड भी कर लिया। एक हमारा भाई था जो उत्तरकाशी में क्लस्टर हेड था, उसने सुसाइड किया और सुसाइड में ये नोटिस में भी लिख के गया कि मैं इनके कारण सुसाइड कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को मेरे पेमेंट दे दिया जाए। उस बंदे ने सुसाइड कर लिया और ये लोग वहाँ देखने तक नहीं गए। हम लोगों जो आदमी मर गया वो बराबर है। सारी टीम आई हुई है, उत्तराखंड से भी सारे लोग आए हुए हैं, उन लोगों का किसी की भी पेमेंट नहीं दी। 2 साल से लोग परेशान हैं। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ कंप्लेंट करी, और कुछ कंप्लेंट वगैरह के आपके पास है कि हमने थाने में कंप्लेंट करी, या कहीं पर भी जहाँ जहाँ कंप्लेंट करी, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप लोगों ने कंप्लेंट करी यहाँ पर? हमारे पास उत्तराखंड में 8 जगह से FIR कटी हुई है। FIR की कापी हमारे पास में है और मैंने गृह मंत्रालय में, मैंने खुद गृह मंत्रालय में अपील की है, प्रधानमंत्री कार्यालय में अपील की है और अपना कानून मंत्री के वहाँ पर मैंने अपील की हुई है। सारे मेल मेरे पास पड़े हुए हैं। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास भी जो कॉल गई है और जो मेल गया है उसका भी है। ACP साहब के पास जो मेल आई है वो भी मेरे पास सारे हैं, सारे रिकॉर्ड मेरे पास। अब इस को सुनने के बाद में क्या कह सकते हैं आप कि इस तरीके से प्रॉब्लम होती है और लोगों को, सबको पता होता है, प्रशासन को भी पता होता है, सबको पता होता है, सबके कान में है, और यहाँ पर इतने लोग आज इकट्ठा हुए हैं, इतने लोग यहाँ पे परेशान हैं, पैसे को कितना डूबा है, कितनों ने आत्महत्या करी है, इन्हीं की जुबानी, जो कि एक बैंक में कार्यरत हैं, उन्होंने खुद बताया। फिर भी आज तक ऐसे बैंक क्यों चलते जा रहे हैं? आज ये एक पहला बैंक नहीं है जहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से कोऑपरेटिव बैंकों में बहुत सारी प्रॉब्लम से हमने पहले भी कई खबर करी हैं, लेकिन इस तरीके से प्रॉब्लम बंद होने के, लेकिन लोगों की, जो लोग हैं पैसे ऐसे में जमा करते हैं, ऐसे बैंकों से लोन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों से पूछते हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे बैंकों के लिए? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, भारत सरकार इनको रजिस्टर्ड करती है और वो ये कहती है कि आप अपने जहाँ जहाँ आप रजिस्टर्ड हैं, मल्टीपर्पज़ सोसाइटी है तो 12 स्टेटों में ये रजिस्टर्ड थी। भारत सरकार इनको मान्यता देती है कि आप इस वित्तीय लेन देन आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार की खामियां ये रहती है कि ये समय समय पर इनको ऑडिट नहीं कर पाते हैं और समय समय पर इन सोसाइटियों की रेकी नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से ये क्या होता है, इनका जो प्लानिंग जो हमारी अब समझ में आई है, उनका यह है कि इतने सारे स्टेट हैं, धीरे धीरे करके हम ब्रांच बंद करेंगे और आरोप लगाएंगे कि फलानी ब्रांच में इतना लोन था, इन्होंने लोन खा दिया, ये कर दिया, लेकिन ऑडिट नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी भी मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा, गृह मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द इस सोसाइटी के खातों का ऑडिट कराएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सारी जनता के सामने आ जाए और जो दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई इस तरह से अपने जनता, अपने देशवासियों के साथ छल न कर पाए। तो जब बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है तो बैंकों की पूरी जिम्मेवारी जो है, जो लाइसेंस देने वाले को, उनकी पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं इस ऐसे कामों में जहां से लाइसेंस मिलता है लेकिन उनको कोई भी सुनवाई नहीं होती है और ऐसे बैंकों को आगे भी लाइसेंस मिल जाता है। आप क्या कहेंगे इस पे? सर, मैं कहूँगा कि पहले तो क्या कहते हैं, जो लाइसेंस, मैं वही कह रहा हूँ, अगर लाइसेंस मिलना चाहे तो उसको तरीके से चलवाना चाहिए। हम भी उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ, श्रीनगर से हूँ सर। लगभग हमारे जो मुकदमा को, सितंबर में हमारा मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अभी पुलिस भी यहाँ पे आई थी, लेकिन वही हुआ कि भाई हम करते हैं, कोर्ट में चल रहा है, ये चल रहा है। लगभग हमारे द्वारा 7 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं हमारे द्वारा, और लगभग 10 करोड़ की मैच्योरिटी हमारी पेंडिंग है। और ये हमें से ये कहते हैं कि आप लोग चोर हो। मैंने कहा, हम लोगों तो पूरा फियर है, आप लोगों ने डे बुक को जीरो हमारे। एक बात बताओ, इतने सारे बैंक खुलते हैं जो गवर्नमेंट बैंक हैं, सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, लेकिन ऐसे ही बैंकों में क्यों आप लोग इन्वेस्ट, किस तरीके से आपको बताया जाता है स्टार्टिंग में? सर, मैं ये कह रहा हूँ, इसमें थोड़ा लुभाना सा होता है, लुभाना दिया जाता है कि यहाँ पे ब्याज ज़्यादा दिया जाता है, तो लोग इस कारण ये होते हैं कि यार थोड़ा यहाँ पे इंटरेस्ट है ज़्यादा। तो इस तरीके हमारे से जो भोले भाले लोग हैं, सभी लोग वो इसमें अंदर जलजाल में चले जाते हैं कि हाँ यार कि यहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट है। तो कहीं
न कहीं लोग क्या कहते हैं SBI वहाँ से भी पैसा निकाल के यहाँ डालते हैं। अभी हमारा एक मित्र था, उसने 3 लाख रुपए यहाँ पे डाले विकास नगर घाट में उत्तराखंड में। तो उनका क्या हुआ, 3 लाख रुपए उन्होंने डाला, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने SBI से निकाल के यहाँ डाला और यहाँ उनका पूरा पैसा फंस गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे पीड़ित भी हैं हमारे। तो काफ़ी लोग, हम बहुत टाइम से परेशान है, लोग घर में परेशान कर रहे हैं, काफ़ी परेशान कर रहे हैं, फ़ोन करके बोल रहे हमारा पैसा लो। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं आपने हमसे उठाया था, और इस कारण सभी लोग इतने परेशान हो जाए। कई लोगों ने आत्महत्या भी कर दिया, हमारे सर्कल से कम से कम 4-5 ने आत्महत्या की इसी कारण। यही कारण था कि हम लोग परेशान हो गए। तो सर आप क्या कहेंगे, इतनी सारी जनता, आप यहाँ पे बैंक में कार्यरत है, हाँ जी, किस पोस्ट में है सर? डायरेक्टर हूँ मैं इसमें, नवीन देसवाल। अच्छा, तो यहाँ पे इतने सारे लोग परेशान हैं और पुलिस भी आई हुई है, तो किस लिए आई हुई है, क्या कहेंगे आप अपनी तरफ से? क्या ये जो पेमेंट अकाउंट फ्रीज होने के कारण रिलीज हो नहीं पा रही, और जो ब्रांचें भी बंद होती जा रही है, तो उसकी वजह से लोन भी ब्लॉक हो गया। तो उसकी वजह से क्या है कि वही पैसा ब्लॉक होने की वजह से आके दिया नहीं जा रहा, तो उसी के लिए आ रखे ये सारे अपनी पेमेंट वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि इनके पैसे कहीं भी मार में नहीं है? नहीं, मार में पैसा नहीं है। जब अकाउंट खुलेंगे धीरे धीरे सभी का लग जाएगा नंबर और हो जाएगी पेमेंट उससे। तो अकाउंट में पैसा है? अकाउंट में पैसा है। तो आपने इनको बताया जो यहाँ पे पुलिस आई है, या वो बता रखा है, सारे अधिकारी हमारे ही तो है। पहले जो उधर हमारे जो तरफ से टीम हेड, ब्रांच हेड, जो सर्कल हेड जो थे, अभी रावत जी जैसे ये भी डायरेक्टर थे हमारे, अभी पिछले टर्म में तो डायरेक्टरशिप से गए हैं। अच्छा, तो हम तो पिछले साल भी गए थे, पिछले साल भी बात करी थी इनसे, और बीच में भी जाके इनसे आपसी बात करी, लेकिन ऐसे घेराव करने से ना तो काम हो पाता, ना तो फिर ऐसे बात हो तो पाता। अकाउंट जो है फ्रीज क्यों हुआ है? फ्रीज अब कंप्लेंट जो रखी है वो तो वही बताएंगे जिन्होंने कंप्लेंट करी हुई है। नैनीताल हाई कोर्ट में, उधर से आप डिटेल्स ले सकते हैं अपनी। तो अकाउंट में पैसा है? अकाउंट में पैसा है बिल्कुल। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। क्या नाम है आपका? नरेश रावत मेरा नाम है, और सोसाइटी में काफी समय से काम कर रहा था, और देहरादून उत्तराखंड से हूँ मैं। तो आप इस पे किस तरीके से, कितने लोग बनाए आपने, मेंबर बनाए? मेंबर क्या बनाया सर, देखो शुरू में 2012-13 में आई थी, उसके बाद हम भी किसी न किसी माध्यम से जुड़े थे, और मेंबर बनते गए, लेकिन अचानक अभी पिछले 1-2 साल से तो ऐसा हो गया कि भाई इनका देने की नीयत नहीं है। तो हम लोग काफ़ी यहाँ संपर्क भी करा, बात भी करी, आज देंगे, कल देंगे, कल देंगे, कल देंगे, इस तरह से थोड़ा बेवकूफ़ सब बना रहे हैं। तो इसमें थोड़ा गतिरोध ज़्यादा बढ़ गया, कई लोगों ने कंप्लेन भी करी, तो खाते बंद भी हैं। लेकिन कम से कम ये चाह रहे थे, देहरादून के अंदर जितने लोग हैं उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा लुटा पड़ा है, तो इसलिए हमें आना पड़ा। हम बात करने आ रखे हैं, कोई यहाँ पे झगड़ा करने नहीं आया, हम तो बात करने आ रखे भाई क्या है ये, अगर खुलेगा आगे, कैसे खुलेगा, कब तक खुलेगा, इस तरह से हम यहाँ पर आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपका क्या हल निकलने वाला है? हल निकले, क्योंकि हमारा तो हेड ऑफिस है, हम तो सारा पूरे भारत का पैसा मेरे हिसाब से इसी हेड ऑफिस में जमा होता है, यहीं से संचालित होता है, तो हम कहाँ जाएंगे? ये सारे लोग पहली बार तो आए नहीं यहाँ, या क्षेत्र की तो वैसे जनता तो ही नहीं है, ये नेतागिरी हो रही है, सारे पीड़ित हैं जितने, और इनके पीछे हजारों लोग हैं, जिनके घरों में रोज जो है क्लेश हो रहा है। कई लोग आत्महत्या करने को तैयार हो भी गए, आत्महत्या। अगर उत्तराखंड में आप उत्तरकाशी की बात करोगे तो वहाँ पर आत्महत्या हो भी गई। तो आपको क्या लगता है कि ये कितने दिन पहले से ये चला आ रहा है? लगभग 1.5 से 2 साल पहले से ये आग लगी हुई है, और धीरे धीरे ये आग झुलसती गई, और जो है हेड ऑफिस जो हमारे यहाँ पर संचालित चल रहा है, इन्होंने बिल्कुल भी जो है अनदेखी कर दी कुल मिला के बात। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम शान अंसारी है। तो आप क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगा, जिस प्रकार से सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, ये बहुत दुख का विषय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सोसाइटी को जल्द से जल्द कोई बढ़िया कदम उठाकर अपने सदस्यों का पैसा जल्द से जल्द वापस करना चाहिए। तो आप यहाँ कितने बजे से आए हैं और अभी तक क्या हल निकला है तकरीबन आपका? सर यहाँ पर हम सुबह 8 बजे आ गए थे, दिल्ली एंट्री हो गई थी हमारी, और अभी हल चैनल के माध्यम से और एसीपी साहब भी बैठे हुए हैं, तो बातचीत जारी है। तो जो भी हल निकलेगा वो जल्द से जल्द। यहाँ पर ये जो लोग आए हुए हैं, कहाँ से, कौन सी जगह से आए हुए हमें हैं? नहीं पता, क्योंकि ये पूरा उत्तराखंड तो ज्यादा हमारा सर्कल है, देहरादून का सर्कल। उसके बाद जिसको दिल्ली से और उड़ीसा से, लगभग जहाँ जहाँ ब्रांचें हैं, लगभग सभी जगह से आए हुए हैं। जैसे सूचना मिलती रही सब आते रहे, सूचना ऐसे ना, ये थोड़ा नेटवर्क का काम है। हमारे जो यहाँ पर संचालित करने वाले लोग, इन्होंने भी बड़ा ग्रुप बना रखा, तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक परिवार है भैया, तो इसलिए सब लोग जमा हो गए। दिल्ली में भी अभी इनकी लोकल दिल्ली से भी बहुत लोग आए हुए हैं, और हजारों सैकड़ों लोगों को हमने रोका। हमने कहा भाई हम आज बात करने जाएंगे, और कई लोग अभी रास्ते में हैं, लेकिन हमने रोका उनको। हमने कहा हम बात करके, तो लोगों को भरोसा है हम पे जी। क्योंकि इस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का यहाँ पर नांगलोई में हेड ऑफिस है, इसलिए जो यहाँ पर ये जो चैनल चलता है, पूरा का पूरा एक चैन वर्क चलती है, कि उस वजह से जितने जो इन्होंने बनाए हुए हैं लोग, आगे अगर इतनी भीड़ अगर आती वहाँ से, तो यहाँ पर बहुत सोचो क्या भीड़ हो सकती थी। अभी ये केवल वो आए हुए हैं जो सीनियर्स हैं, जिन्होंने आगे टीम बनाई है, जिन्होंने आगे जाकर के लोगों के पैसे लगाए हैं।
हैं। तो ये इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का यहाँ हेड ऑफिस है, इसके जो और जगह ब्रांचेस बहुत जगह खुली हुई हैं, उड़ीसा में, राजस्थान में, उत्तराखंड में और आपके श्रीनगर में। तो ये हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, कम से कम 200-250 लोग आए हुए हैं। अभी कुछ और आने की भी उम्मीद है यहाँ पर। तो देखते हैं इनकी क्या यहाँ की जो समस्या है किस तरीके से हल होती है। बने रहिए सिटी एक्सप्रेस न्यूज। क्या नाम है सर आपका? सुरेश सिंह राजावत है। जमुना कहाँ से आए हैं? जमुना पार में रहता हूँ। तो क्या कहेंगे यहाँ आज बैंक के आज के किस लिए आए हैं? मैंने इनके खिलाफ सर पिछले फरवरी से कंप्लेंट कर रखी, 6 तो इसमें कर रखी नागलोई थाने में और 100 कंप्लेंट मानसरोवर थाना, इनकी ब्रांच वहाँ भी है, वहाँ भी हमने कर दी। आज तक कोई पुलिस का एक्शन नहीं हो रहा। एक दूसरे पे टालते, वो करेगा साहब करेगा। उनने मानसरोवर थाना ने कंप्लेंट यहाँ भेज दी, जबकि राइट उनका बनता है जो जहाँ पे कब कंप्लेंट। से परेशान है आप? मुझे हो गया 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से परेशान है। और जुड़े कब से थे बैंक में? मैं जुड़ा हूँ 13 के बाद जुड़ा था। 13 के बाद में? हाँ। तो क्या तब से आपको फायदा मिल रहा था? जो भी बैंक की सर्विसेज आप ले रहे थे, यूज कर रहे थे जब जुड़े थे, क्या पहले फायदा मिल रहा था? सर जी ये लालच था। एक मिनट मैडम रुको। इनका था लालच। चिड़िया को जैसे दाना डालते तो वो जाल में फंसेगी, इन्होंने पहले फंसाए। उन्होंने करे 50 करोड़ हुए, फिर 100 करोड़ हुए। जब इनका 500 करोड़ हो गया उस टाइम देना बंद कर दिया। देना बंद कर। इनकी 400 ब्रांचें, इनका क्या है मामला, 400 को बंद करेंगे, धीरे धीरे आगे 400 खोलने की कोशिश करते, तो वो पैसा इनको करें। 100 करोड़ इनने निकाल लिया कोरोना से पहले। तो इनके खाते भी चेक करे जाए, और जो खाते कह रहे हैं अकाउंट में 3 करोड़ रुपए पड़े हुए, देना कम से कम 200 करोड़ है। तो आप क्या कहेंगे मैडम? आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कह रही थी कि काफी टाइम से हम लोग जमा करते आ रहे हैं पैसा, और पहले तो हम जमा ही कर रहे थे, तो हमें तो ये फ्रॉड पता ही नहीं था ना कि ये फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा। हम तो जमा कर रहे थे, लेने की बारी तो अभी आई। तो आपके कितने पैसे तकरीबन यहाँ पर हैं? हमारे हैं कम से कम 50,000 के, क्योंकि मेरे हस्बैंड के और मेरे वो थे, तो दोनों का मिला के 50,000। इसमें किस तरीके से पैसे जमा कराए जाते थे? कितने पैसे? सोसाइटी मतलब एक बंदा आईडी के तौर पे, मतलब 1,000 रुपए पर मंथ, कोई 2,000 रुपए की आईडी कराता था, कोई 1,000 रुपए, इस तरीके से होती थी। हाँ, तो 5 साल तक। तो ये आपने सुना, यहाँ पर इस जो कोऑपरेटिव बैंक था, यहाँ पर जो सोसाइटी है, यहाँ पर जो 100 छोटी जो अपनी ज़रूरतों में से पैसे बचा करके लोग इस बैंक में यहाँ पर जमा कराते थे, और उनके साथ में इस तरीके से एक इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है। सोचो, अगर एक छोटी इनकम से जमा करा करके अगर लोग एक जमा पूंजी में इकट्ठा कर रहे थे, और जो करोड़ों में पहुँच चुकी है, 88 करोड़ रुपए का यहाँ पर बैंक में कर्जा है, तो सोचो कितना ये परेशान हैं लोग। जो गरीब लोगों की यहाँ पर जो मार है, पूरी की पूरी गरीब लोगों की मार पड़ रही है यहाँ पर। धन्यवाद।